Hello, good evening, everybody. I would like to start the session of Nightingale, third in the series. This starts by the name Samvad. The topic for today is session for counseling for the IVF nurses. So there are situations when the patient knows everything but needs to be just counseled and सब उसको एक तरह से बस समझाने की जरूरत है, उसे सब चीजों को एक बार और एक्सप्लेन करने की जरूरत है. So that there comes the role of our nurses. For this session, I would like to welcome Sister Neha Tholia. She was with us in the previous session. She is working in IHOMA under Dr. Pankaj Talwar sir. And Priya ma'am was supposed to be in this session as well, but she is in out of city, so she won't be able to join again with us. I would like Sister Neha to please start. Good evening, everyone. Firstly, I would like to thank Dr. Pankaj Talwar, Dr. Priya ma'am, Dr. Deepika ma'am for giving me this opportunity and the whole team जिन्होंने पूरी videos बनाई हैं nurses के development के लिए जो mistakes होती हैं daily life के अंदर उसके लिए उनको डेवलप करने के लिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लाइक टू रिक्वेस्ट शिवम टू प्ले द वीडियोस. We are not able to hear the sound. क्या हुआ आपको? क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? पेशेंट देख रहे हैं, बाहर बैठ जाओ. अरे मैडम कोई बात नहीं आप बैठ जाइए. भाई जी आइए, पानी लेके आइए. हो जाता है मैडम, कोई बात नहीं होता है. प्लीज बैठिए, कोई बात नहीं, रोइए मत. इनको पानी दीजिए. जैसा आपने फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा है, इसके अंदर हम नर्सेस का जो बिहेवियर होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है पेशेंट्स की केयर के लिए. अगर पेशेंट हॉस्पिटल आ रहा है, मोस्टली आईवीएफ हॉस्पिटल में जब कोई पेशेंट आता है हमारे पास, तो उनके पास सोसाइटी का भी बहुत प्रेशर होता है. अगर कुछ उनकी रिपोर्ट्स में नेगेटिव आता है, वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उनको साइकोलॉजिकल भी सपोर्ट चाहिए होता है. एंड नर्सेस का अगर ये बिहेवियर होता है तो पेशेंट को बहुत इफेक्ट होता है. हम नर्सेस को इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना चाहिए, पेशेंट से कभी रूड बिहेव ना करें, हमेशा पेशेंट से बहुत पोलाइटली बात करें, पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे प्रॉपर केयर प्रोवाइड करें. दिस इज ओनली अगर कोई भी पेशेंट को प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे नर्सेस या फिर हॉस्पिटल पूरी टीम वो पेशेंट को अच्छे से केयर प्रोवाइड करे. जैसे हमने पहली वीडियो में देखा है, इस वीडियो के अंदर पेशेंट को प्रॉब्लम है, पेशेंट को कुछ नेगेटिव इफेक्ट आया है, पेशेंट वहाँ पे रो रहा है एंड बिहेवियर जो नर्स का था वो बहुत रूड था, जो कि नहीं होना चाहिए नर्सेस के बिहेवियर में ये चीज़ें.
एग्जैक्टली कभी भी कोई ऐसा पेशेंट अगर आता है जिसे कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन हमने दी है, जब भी हम बैड न्यूज ब्रेक करते हैं, इट इज आवर ड्यूटी टू बी वेरी कंसिडरेट, और हम समझें कि उसे उस बात का इफेक्ट कितना होने वाला है। क्योंकि हमारे लिए रोज ही पेशेंट्स आते हैं, तो हमारे को एक्सप्लेन करना बहुत क्या बोलना चाहिए, बहुत ही साइंटिफिक टर्म्स में अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे हिसाब से तो चीज क्लियर है। बट इमोशनल क्वेश्चन जो है पेशेंट का, उसको समझते हुए हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अगर सिस्टर आपके यहाँ अगर ऐसा होता है, मान लीजिए किसी का आईवीएफ होता है और पेशेंट नेगेटिव आता है, तो आपके यहाँ इसके आगे किस तरह से प्रोसीड करते हैं? फर्स्ट अगर किसी पेशेंट का नेगेटिव आता है तो सबसे पहले तो हम डॉक्टर्स जो होते हैं हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पेशेंट को पूरा काउंसल करते हैं, उनको हम काउंसल करते हैं कि वो आगे भी पॉजिटिव रहे इस चीज़ को लेके। ये जो नेगेटिव जो हुआ है या नेगेटिव कोई भी चीज़ें हुई हैं उनकी लाइफ में, उन चीज़ों को इग्नोर करें। बाद में जो नर्स होती है, नर्स प्रॉपर पेशेंट के साथ कोऑर्डिनेट करती है। पेशेंट को अगर वो घर जाता है उसके बाद भी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे नाइट में हो, पेशेंट हर टाइम नर्स को फ़ोन कर सकता है। नर्स अपने नंबर पेशेंट को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो किसी भी टाइम कॉल कर सकता है पेशेंट नर्स को, एंड उनको पूरा हम काउंसल करते हैं कि इस चीज के रिगार्डिंग नेक्स्ट स्टेप है हमारी, उसके साथ हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर आफ्टर स्टार्ट करते हैं। Okay, let me move to the next video. अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अरे देखो इनको। भाई जी, सिस्टर सिस्टर जल्दी आओ। भाई जी जल्दी आओ जल्दी आओ। सिस्टर देखो देखो इनको। उठाओ, उधर लो, चेयर पे लो इनको। आराम से बैठो यहाँ बैठो। भाई जी पानी लेके आओ जल्दी। ठीक लग रहा है? जैसे ये सेकंड वीडियो हमने चेक की है, इसके अंदर केयर एंड अटेंडेंट दोनों के एब्सेंस है। जब भी किसी पेशेंट का ओटी केस होता है तो उसके बाद जब तक पेशेंट पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो, फर्स्ट थिंग तो पेशेंट को हम बाहर नहीं जाने देना चाहिए रिकवरी एरिया से। सेकेंडली, अगर पेशेंट रिकवर हो चुका है उस टाइम पे या तो कोई नर्स, हॉस्पिटल टीम मेंबर या पेशेंट का खुद की फैमिली का कोई अटेंडेंट पेशेंट के साथ होना चाहिए। बिकॉज जिस दिन भी पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है, ओटी केस होता है, उस दिन पेशेंट को डिजीनेस रहती है, वो और भी चोट लग सकती है। तो इसका दीपिका मैम, आपको कुछ और बताना है वीडियो के बारे में? जैसे कि आपने जो हमने पिछली बार सेशन किया था ऑन काउंसलिंग बाय द आईवीएफ नर्सेज एंड केयर टू बी टेकन प्री ऑप एंड पोस्ट ऑप, तो मैं उसी को एक्सप्लेन करूंगी कि जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल आता है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द डिपार्टमेंट एंड द स्टाफ कि वो कभी भी अनअटेंडेड नहीं रहे। हमेशा पेशेंट के साथ कोई ना कोई अटेंडेंट होना चाहिए, चाहे वो पेशेंट मतलब अगर स्टाफ है, स्टाफ के साथ अगर उसका अटेंडर है तो भी स्टाफ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हमेशा एक उसको अटेंड करे, उसको ऐसे अनअटेंडेड नहीं छोड़े। और कहीं भी पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं या कुछ कहीं मतलब किसी फ्लोर से, मान लीजिए सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर या कहीं भी शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये एक इन्फॉर्मेशन वहाँ के स्टाफ को होनी चाहिए, ताकि अगर पेशेंट थोड़ी देर तक हमें नहीं पता है, अगर हमें नहीं मिल रहा है, तो हम उसे ट्रेस कर पाए। That's about all.
Next video, please. मैम आज मुझे बुलाया था। ठीक है बैठिए आप। अश्वती, रोहिणी की फाइल निकाल दो। आपकी सोनोग्राफी रहेगी है ना? पर मेरी तो आज सोनोग्राफी। आप बैठ जाइए, देख लें। हेलो सिस्टर, ये फाइल ले जाइए सोनोग्राफी के लिए। देख इसका स्कैन। ये रोहिणी की स्कैन है। रोहिणी आप हैं, आ जाइए। रुक जाओ। आपका नाम क्या है? रोहिणी। हस्बैंड का नाम? रवि। ये इनकी फाइल नहीं है, ये किसी और पेशेंट की फाइल है। तो जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, हम जैसे वर्क कर रहे हैं अगर हॉस्पिटल में, तो एज ए टीम वर्क करते हैं। तो जो मिस्टेक्स होती है वो सिर्फ नर्सेज से नहीं, पूरी टीम से होती हैं, रेगुलर बेसिस पे होती हैं ये चीज़ें। तो इसके अंदर जैसे फ्रंट ऑफिस स्टाफ है, पेशेंट आता है, उनकी ये मिस्टेक थी, उन्होंने पेशेंट से, हम जब भी कोई पेशेंट आएगा, सबसे मेन चीज़ होती है पेशेंट की प्रॉपर नेम, उसकी प्रॉपर आईडी। हर हॉस्पिटल में पेशेंट की आईडी होती है, जो सिर्फ एक पेशेंट के ऊपर एक आईडी दी जाती है। तो हाँ, जब भी पेशेंट आएगा हमें पेशेंट का नेम, पेशेंट की आईडी चेक करनी होती है, ताकि ये मिस्टेक ना हो। ये चीज़ें मेडिको लीगल मेडिको लीगल जो इश्यूज़ हैं, ये वो प्रॉब्लम्स हैं ये। तो इनकी वजह से पेशेंट को भी सफ़र करना होता है और हमारे स्टाफ को, क्लिनिक को भी सफ़र करना होता है इन चीज़ों पे। तो सबसे पहले मेन होता है हम पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन अच्छे से करें, उनके प्रॉपर नेम से, उनकी प्रॉपर आईडी से, एंड पेशेंट से भी हम कंफर्म करते हैं कि आपको किस लिए बुलाया था। बिकॉज़ डॉक्टर के पास एक नाम के बहुत पेशेंट्स आते हैं, तो हमें डॉक्टर को भी इस चीज़ का रिमाइंडर देना होता है। बहुत सारे पेशेंट्स एक ही नाम और बहुत सारे पेशेंट्स के हस्बैंड के नाम भी सेम हो सकते हैं। तो इसीलिए जब भी कोई पेशेंट आता है तो उसे हमेशा एज अ न्यू पेशेंट ट्रीट समझना है। हर बार उसकी फाइल को नाम, आईडी नंबर और उसके हस्बैंड के नाम के साथ आइडेंटिफाई करके जब कंफर्म हो जाए उसके बाद ही आगे प्रोसीड करना चाहिए। क्योंकि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि पेशेंट जब ये ट्रीटमेंट के लिए आता है तो इमोशनली भी बहुत सेंसिटिव होता है। तो अगर हम उसे पहले बोलते हैं कि आपका स्कैन है, फिर आप उसको बोलते हो कि उस तो अगर हम अच्छा रेपो बिल्ड करना चाहते हैं पेशेंट के साथ, तो बेहतर है कि हम ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं जो डेली बेसिस पे हो सकती हैं, इन सब मिस्टेक्स को हम अवॉइड करें। और इसके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि हम जब भी वो पेशेंट आता है तो हम उसको नाम, उसके नंबर के साथ एक बार रीचेक करें। हर बार भले ही हमें पता है तो भी हम एक बार रीचेक करें, उसके आगे ही हम प्रोसीड करें। यही सेम सिचुएशन तब भी होती है जब हम किसी पेशेंट को कोई इंजेक्टेबल्स दे रहे हैं। कई बार इंजेक्टेबल्स, क्योंकि यूजुअली जो चल रहा होता है हॉस्पिटल में, मान लीजिए कि डोज फिक्स, एक तरह से एक पैटर्न होता है हर हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का कि ये जो है इतना ही 150 चल रहा है या 300 चल रहा है, यूजुअली वही चल रहा होता है इंजेक्टेबल्स। पर फिर भी हमें हर बार उस फाइल को चेक करके, क्रॉस कंफर्म करके ही इंजेक्शन जो है पेशेंट को देना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शायद पहले 300 चल रहा होगा पर अब नहीं देना है, या पहले नहीं चल रहा था पर अब देना है। तो ये हर बार आपको कंफर्म करना है, भले ही बिजी चलता हो शेड्यूल तो भी एक बार सेकेंड कंफर्मेशन के बाद ही हर चीज प्रोसीड करनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो प्लीज। इंजेक्शन लगवाना। क्या नाम है? रीना। ठीक है, फाइल रख लो आपकी। ठीक है, लेट जाइए आप।
आपने कमर में लगा दिया, पैर पे लगाने का बोला था मैडम ने तो। जैसा कि अभी दीपिका मैम ने लास्ट वीडियो में ही मैम ने बताया था कि जब इंजेक्शंस का होता है तो वो भी हमें रीचेक करना चाहिए। हमें सबसे पहले 5R हमेशा ध्यान रखने चाहिए, राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम एंड राइट इंजेक्शन। जब भी कोई पेशेंट आता है, बिकॉज हमेशा अलग अलग शिफ्ट्स में ड्यूटीज़ होती है हर स्टाफ की। अगर उनका स्कैन हुआ है तो इंजेक्शन रूम की जो नर्स होती है उनको पता नहीं होता, तो उन्हें हमेशा फाइल चेक करनी चाहिए पेशेंट के इंजेक्शन लगाने से पहले कि डॉक्टर ने उनका डोज जो है वो चेंज किया है या इंजेक्शन चेंज हुआ है, ये हमेशा कंफर्म करना चाहिए। उसके बाद ही पेशेंट को इंजेक्शन लगाना चाहिए। अगर वो आईवीएफ करवा रहा है तो हर इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट के लिए, तो हर एक चीज़ चेक करके लगानी चाहिए पेशेंट को। ऐसे प्रॉब्लम होती है, पेशेंट को सफ़र करना होता है इन चीज़ों के अंदर, तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान होना चाहिए। जैसे अभी अभी मैम ने भी ये चीज़ बताई थी हमें। बस मैं एक लाइन ऐड करूंगी इसमें कि मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है तो जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उन्हें उसी टाइम पे इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि इस तरह की मिस्टेक हुई है, ताकि जो चीज जिसे हम ठीक कर सकते हैं वो इरिवर्सिबल तो नहीं है अभी, मतलब जो भी मैनेजेबल होगा वो मैनेज कर लिया जाएगा। पर जस्ट बस इस बात के लिए कि हम बताएंगे तो हमें डांट पड़ेगी या इस बात के लिए बहुत शोर हो जाएगा, इस चक्कर में हम उस बात को छुपाए नहीं। अगर कभी इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो जो भी ट्रीटिंग कंसल्टेंट है उनको प्लीज इन्फॉर्म करें और फिर अकॉर्डिंगली हम उसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो। हेलो, आईवाई का सैंपल रेडी हो तो ले आना। और श्रुति आज तुम अकेले, रंजीता मैम नहीं आए क्या? हाँ, आज उनको कुछ काम था तो वो छुट्टी पर है। अच्छा, लंच कर लिया फिर? नहीं, लंच अभी बाकी है करना। अच्छा, पूजा, पूजा आईवाई का सैंपल आए हो? पेशेंट ले लेती हूँ। आईवाई किसका है? आ जाइए। मैं भी सैंपल। क्या नाम है आपका? सरिता। और हस्बैंड का? सुमित। अरे पूजा, ये तो डोनर कोड है। जैसा अभी इस वीडियो में देखा, ये सबसे मेन प्रॉब्लम होती है। अगर किसी का आईयूआई हो रहा है, किसी भी पेशेंट का अगर हम आईयूआई कर रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हम आईयूआई का सैंपल लोड ना करें जब तक पेशेंट को रेडी ना किया गया हो, क्योंकि उसका टेम्परेचर चेंज होता है। बाहर अगर आप कहीं रखते हो तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर किसी का आईयूआई है तो सबसे पहले नर्स को पेशेंट को इस तरीके से नहीं बुलाना कि जिसका आईयूआई है वो आ जाए। पेशेंट को पूरा नाम पता होना चाहिए नर्स को। वो पेशेंट को उसके नाम से, उसके आईडी से बुलाएंगी। जब वो सैंपल लोड करवाते हैं उस टाइम उन्हें जाके एम्ब्रियोलॉजिस्ट को उधर बताना होता है कि हमने पेशेंट को रेडी कर लिया है, तब सैंपल लोड किया जाता है। उसके बाद फिर जब इंसर्ट करते हैं डॉक्टर सैंपल को, उससे पहले भी रिकन्फर्म किया जाता है। जैसा अभी इस वीडियो में देखा कि उस पेशेंट के पास हम डोनर सैंपल लेके चले गए थे, तो ये बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। पेशेंट को भी इस चीज़ से इश्यूज आते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता पेशेंट को, डॉक्टर के ऊपर भी डाउट आता है, वहाँ की टीम पे भी कि शायद ऐसा पहले भी हुआ होगा या आगे भी हो सकता है। तो इस चीज़ का हमें पूरा ध्यान रखना होता है कि किस पेशेंट का नाम क्या है और उस पेशेंट के ऊपर कौन सा प्रोसीजर चल रहा है। उसका आईयूआई है तो हम सैंपल भी लोड करके हम बीच में ना रखें, ताकि इन्फेक्शन भी ना हो पेशेंट को, और उसका जो टेम्परेचर है सैंपल का वो भी इम्बेलेंस ना हो। के हिसाब से, बट पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है, तो इन सब चीजों को बहुत सेंसिटिवली हैंडल करने की जरूरत है। और
ये आगे जाके बहुत बड़ा इशू बन सकता है। तो इसलिए IUI या कोई भी प्रोसीजर हो, चाहे वो हिस्ट्री लेने से लेके इंजेक्शन लगाने तक क्यों ना हो, हर पॉइंट पे, हर स्टेप पे, हर जो भी स्टाफ उस पेशेंट से मिल रहा है उसे इसको चीजों को सेंसिटिवली हैंडल करने की जरूरत है। हर बार पेशेंट का नाम, हर बार पेशेंट की ID, हर बार इंजेक्शन का डोज, ये सारी चीजें हर बार एक नॉर्म होना चाहिए कि हर बार हम कंफर्म करें, उसके बाद ही हम आगे प्रोसीड करें। क्योंकि एक बार अगर हम IUI कर देंगे उसके बाद तो हम कुछ बोलेंगे भी, अगर हम समझाने की भी कोशिश करेंगे तो वहां पे कोई पॉइंट बचेगा नहीं बोलने समझाने के लिए। तो बेहतर है कि हम पहले ही इसको क्लियर रखें, कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि वो रेक्टिफाइबल नहीं है। I would request any participant, if they have any questions, please they can ask. इन वीडियोस के अलावा आपको क्या लगता है सिस्टर, आपके यहाँ कोई और ऐसी चीज जो बहुत कॉमनली मिस्टेक हो जाती है? मैम मोस्ट कॉमनली मिस्टेक्स तो जैसे जो भी होती है वो सब वीडियोस के अंदर दिखाया गया है, बट इनके अलावा अगर कभी होता है तो टेम्परेचर का होता है, इंजेक्शंस का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं होता, जिसके वजह से इंजेक्शंस भी खराब हो जाते हैं, उसमें पेशेंट्स को सफ़र करना होता है। एंड स्कैनिंग भी हो रही है या कोई भी प्रोसीजर हो रहा है तो मोस्ट ऑफ टाइम हमें हमेशा रिपीट करना चाहिए। मिस्टेक्स होती हैं, बहुत कॉमन मिस्टेक है जो ये होती हैं। अगर OT प्रोसीजर है एंड सेम टाइम पे प्रोसीजर है, 2 OT एक साथ चल रहे हैं, हिस्ट्रोस्कोपी एक OT में या दूसरे OT में दूसरा केस चल रहा है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट एक्सचेंज हो जाते हैं, हिस्ट्रो वाले पेशेंट को हम पिकअप के OT में भेज देते हैं, तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। ये चीज़ें फिर बहुत इश्यू करती हैं आगे, एंड पेशेंट भी बहुत सफ़र करता है, डॉक्टर्स को भी प्रॉब्लम होती है, हर पूरी टीम को प्रॉब्लम होती है ऐसा होने पे। करेक्ट। कई बार ऐसा होता है कि जो ट्रांसफर के पेशेंट हो रहे हैं उसी टाइम पे हम पिकअप का भी पेशेंट ले रहे हैं, या उसी टाइम पे हम IUI का भी सैंपल प्रिपेयर कर रहे हैं। उस केस में भी हर बार ID कंफर्म करके ही पेशेंट को शिफ्ट करना है, और पेशेंट को पूछ के ही अंदर शिफ्ट करना है, और अंदर पहुंचने के बाद भी जो अंदर स्टाफ है वो भी एक बार मेक श्योर करे कि वो भी एक बार कंफर्म करे। और ये इजीली कभी पॉसिबल हो सकता है जब एक बार हमको पहले से पता हो कि जैसे अगर आज ट्रांसफर्स हैं या आज पिकअप्स हैं, तो हमको पहले से एक प्री इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस किस पेशेंट का आज पिकअप होना है। अगर एक जनरल इन्फॉर्मेशन रहेगी स्टाफ के पास तो थोड़ा मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यस मैम। If anybody has any question, please they can put it in the chat. I think I should conclude the session now. Thank you everyone for their time and joining this session. And बहुत ही basic session है, but ये सारी चीजें long term में बहुत important होती हैं. So I hope this information was helpful to people who have joined.
हमारा अगला सेशन विल बी ऑन द 13th of October on managing emergencies like collapse, hyperstimulation syndromes, anaphylaxis and bleeding would be taken by a consultant in anesthesia. So उसका जो फ्लायर है उसकी लिंक है वो बहुत जल्दी मैं शेयर करूंगी. थैंक यू फॉर द टाइम एंड अटेंशन. थैंक यू.